आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, राइट? अच्छा ठीक है, थम्स अप आया हुआ बैत की तरफ से। यार कोई एक आधा बंदा आप में से ना अपना माइक अनम्यूट रखे ताकि मुझे पता लगता रहे कि यू गाइस आर स्टिल विद मी। अदरवाइज वो आइडिया नहीं हो रहा। अच्छा जी। सो मेरा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने ये देखा था कि ये एक नोड है। ठीक है जी, ये मेरा लैपटॉप है या मेरा डेस्कटॉप सिस्टम है। इसको मैं कहता हूँ N1, ये नोड 1 है। ये पड़ी हुई है पाकिस्तान में। ठीक है। ये एक और नोड है, ये N2, ये किसी और जगह पड़ी हुई है। ये मैं कहता हूँ ये न्यूजीलैंड में बना हुआ। ठीक है। एक और नोड है। पीयर टू पीयर नेटवर्क से तो आप वाकिफ है। मैं आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू सॉर्ट ऑफ गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। N3। ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। अब ये 4 है, ये N5 है, एंड सो ऑन एंड सो। ठीक है। अब इट गोज विदाउट सेइंग कि हमें ये पता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लॉकचेन और खुसूसन जो भी बड़ी बड़ी वेल नोन ब्लॉकचेन्स हैं, ठीक है, उधर जो क्वांटिटी ऑफ नोड्स है, ठीक है, वो इट इज़ इन थाउजेंड्स, बल्कि मिलियंस कहना चाहिए। तो ये कि इस तरीके से आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क बनता है। एक पीयर टू पीयर नेटवर्क की एक खसूसियत होती है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम वन नोड कुड बी कनेक्टेड टू मल्टीपल नोड्स। ये लंदन में है, ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है। सो यू डोंट नो कि नोड 1 जो है वो नोड 4 से कनेक्टेड है या नहीं है। यू डोंट नो कि नोड 1 जो है नोड 2 से कनेक्टेड है कि नहीं है। इट्स जस्ट दैट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है वो अपने नज़दीक तरीन नोड को खुद ब खुद डिस्कवर करता है। और ऑब्वियसली वो एक प्रोटोकॉल है। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डिटेल, बट उस प्रोटोकॉल को अगर आप फॉलो करें तो जो नोड्स हैं वो एक दूसरे को खुद डिस्कवर करती रहती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा जी। अब इशू क्या है इसके अंदर? इशू ये है कि हमने कहा कि यार अगर तो ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होता, ठीक है ना, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होता तो इसकी अपनी एक डेटाबेस होती, राइट? इसकी अपनी एक डेटाबेस होती, इसकी अपनी एक डेटाबेस होती और इसकी अपनी एक डेटाबेस होती, राइट? अब डेटाबेस तो जब ये नोड्स चलती हैं ना, कोई भी ब्लॉकचेन का नेटवर्क है, इथीरियम है या बिटकॉइन है या कोई भी दूसरा नेटवर्क है, उनकी अपनी डेटा या स्टेट मैनेजमेंट की कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है, जिसको मैं अगर बड़े क्रूड वर्ड्स में बोलूँ तो मैं यही कहूँगा कि यार हर एक की अपनी अपनी एक डेटाबेस है। ठीक है। ये इसका डीबी है, इस नोड का ये डीबी है। यानी इस नोड की जो स्टेट है वो इस डेटाबेस में सेव्ड है। ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हमने ये इस्टेब्लिश किया था कि ब्लॉकचेन में जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है उसमें जो डेटाबेस है वो एक शेयर्ड लेजर है। ठीक है। अब शेयर्ड लेजर का मतलब ये होना चाहिए असूली तौर पे कि यहाँ पर एक बड़ी सी डेटाबेस पड़ी हो। ठीक है। और ये सारे जो हैं भाई,
हम्म, मैं इसको कर ये सारे जो भाई हैं ना, ये इसको राइट कर रहे हो। ठीक है। यानी कि जब भी मैं ये कहता हूँ कि कोई चीज़ शेयर्ड है, तो आपके जहन में जो उसका खाका आता है वो यही है ना कि यार कोई एक सेंट्रल नोड है या कोई सेंट्रल डेटाबेस है जिसको सारे राइट कर रहे हैं। ऐसा है नहीं। और ये ना सिर्फ ये कि ऐसा है नहीं, बल्कि ये सॉर्ट ऑफ लॉजिस्टिकली भी इम्पॉसिबल है। ठीक है। मैं इसको ना क्रॉस कर देता हूँ, जस्ट टू शो कि दिस इज नॉट अ वैलिड सिनेरियो। कोई भी ऐसी शेयर डेटाबेस नहीं है। डेटाबेसेस सारी की सारी इन नोड्स के ऊपर ही हैं, और उन नोड्स के ऊपर चलने वाली डेटाबेसेस के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि इनके अंदर पड़े हुए डेटा को ऐसे सिंक्रोनाइज करता है कि वो एक शेयर्ड डेटाबेस की आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सर मीन्स सर आवाज़ आ रही? हाँ जी जी। सर आप ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती है या कुछ होता है तो उसमें हम्म। ऐसी ट्रांसपेरेंसी होती है कि वो सारे जो डेटा बेसिस हैं उसको एक साथ कंकरेंटली अपडेट करती है। हाँ हाँ, सो देखो, जिसको जिसको मेरे ख्याल में रऊफ थे, राइट? तो जिसको रऊफ कह रहे हैं कि यार एक ट्रांजैक्शन हुई है, तो एक पीयर टू पीयर नेटवर्क में ना ट्रांजैक्शन करने वाली जो बंदे हैं वो कौन से हैं, ये मैं ग्रीन कर लेता हूँ। ये तमाम की तमाम नोड जो है ना, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, तो ट्रांजैक्शन तो ये अपने डेटाबेस में कर रहे हैं। ठीक है। जो सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म है वो ये डिक्टेट करता है कि यार जब मैंने नोड वन ने पाकिस्तान में बैठे हुए कोई ट्रांजैक्शन अपने इस डीबी में राइट की, इस डीबी में, ठीक है, तो वो उस वक्त तक उसको एक्सेप्ट ना करे जब तक वो बाकी नोड्स को भी प्रोपेगेट ना कर दे। ये समझ में आ रही है? यानी कि जो इंफॉर्मेशन मैंने ये लिखा कि जी उबैद सफ़ी ने रऊफ खान को 10 रुपए देने हैं, ये मेरी ट्रांजैक्शन है। ठीक है। न्यूजीलैंड में बैठी हुई नोड को ये कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में एक नोड पे हुई है? ये तब तक नहीं पता चल सकता जब ये ट्रांजैक्शन इधर हो, यानी कि इधर हो, उबैद $10 टू रऊफ, ये अज्यूम करते हैं ये ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है ना, कि उबैद ने $10 देने हैं रऊफ को। ये मेरी डेटाबेस में तो आ गई, लेकिन पूरे के पूरे नेटवर्क में इसने प्रोपेगेट होना है। जब तक ये पूरे के पूरे नेटवर्क ये प्रोपेगेट नहीं होगी, न्यूजीलैंड में बैठे हुए बंदे को या लंदन में बैठे हुए बंदे को या न्यूयॉर्क में बैठे हुए बंदे को कैसे पता चलेगा कि यार ये ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिड है कि नहीं? ठीक है। सो देर हैज टू बी अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू ये चेंज जो है वो प्रोपेगेट हो। अब जिस तरह मैंने कहा कि ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क की खासियत ये होती है कि वो चेंजेस को प्रोपेगेट करता है। ठीक है। सो ये जो प्रोपेगेशन, चेंजेस को प्रोपेगेट करने की फंक्शनैलिटी है, ये आपको किसी भी पीयर टू पीयर नेटवर्क में बनी बनाई मिल जाएगी। आपको इसके लिए को खास कोडिंग नहीं करनी पड़ती। बट देन अगर ये चेंज प्रोपेगेट हो जाती है, तो देन इट
एक अनदर चैलेंज हमारे पास आता है। वो ये चैलेंज है कि अज्यूम करते हैं, अच्छा यहाँ तक आपको समझ में आ रही है ना? अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मेरे ख्याल में मैंने डिस्कस करना है, सो आई जस्ट वांट टू बी एक श्योर दैट यू गाइस आर विद मी। यस सर, समझ आ रही। अच्छा, अब अगर मैं ये कहता हूँ कि जी उबैद ने $10 देने हैं रऊफ के, ठीक है, तो इस सिस्टम में अगर मैं इथेरियम की बात करूं या मैं बिटकॉइन की बात करूं या किसी भी ब्लॉकचेन में बात करूं, तो सबसे पहले तो सिस्टम के अंदर उबैद का और रऊफ का कोई ना कोई अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और इस चीज को भी इस्टेब्लिश होना चाहिए कि यार सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उबैद नीड्स एन अकाउंट एंड उबैद अकाउंट नीड्स टू हैव $10 इन इट। यानी कि जिस तरह बैंक है ना, बैंक के लेजर में ये पता होना चाहिए कि यार उबैद ने अगर $10 देने हैं, तो हमारे जो लेजर के अंदर ये दोनों चीजें होनी चाहिए, उबैद का एक अकाउंट होना चाहिए और उबैद के अकाउंट में $10 होने चाहिए, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर जो लास्ट टाइम हमने डेटा को सिंक किया था, तो जो न्यूजीलैंड वाले सर्वर में या नोड में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वो ये पड़ी हुई है कि जी उबैद के अकाउंट में तो पैसे ही, बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं कि तो न्यूजीलैंड के नोड में हैज शोज उबैद हैविंग ओनली $5, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ से ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर देता हूँ और वो प्रोपेगेट हो जाती है, तो जब इधर पहुंचेगी तो वो ये तो कहेगा नहीं भाई मेरे पास तो ये बैलेंस ही गलत आ रहा है, बैलेंस तो उबैद के पास तो इतना है ही नहीं, राइट। इसका मतलब ये है कि डेटा को खाली प्रोपेगेट करने से मसला हल नहीं होता, राइट। यानी कि हमने अगर मैसेज को प्रोपेगेट कर दिया, उससे तो मसला हल नहीं हो रहा। मैसेज को प्रोपेगेट करने के साथ साथ उसको, उसकी कंकरेंसी को भी हैंडल करना है हमने। कंकरेंसी से मुराद ये है कि जो स्टेटमेंट इधर ट्रू है वो इधर भी ट्रू होनी चाहिए। यानी कि इधर अगर सिस्टम अलाउ कर रहा है उबैद को कि जी उबैद क्लेम करे कि जी मैं $10 प्रूफ को देने की इस्तात रखता हूँ, तो यहाँ पर भी सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन वही होनी चाहिए कि हाँ जी उबैद के पास $10 हैं। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो इसको कहते हैं कि यार सिस्टम शुड बी एबल टू वेरीफाई इट्स स्टेट इन अ कंकरेंट मैनर, ठीक है। अब सो हमने प्रोपेगेशन वाला मसला तो हल कर दिया कि पीयर टू पीयर है, लेकिन कंकरेंसी को हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं जिनको अडॉप्ट किया गया है ब्लॉकचेन की पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब हम आते हैं उसको, ये देखते हैं कि यार वो एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो की इंफॉर्मेशन उस एल्गोरिदम में हमें चाहिए वो ये है कि यार अ, पाकिस्तान में ये जो नोड है N1, वो ये कहती है कि जी उबैद ने $10 रऊफ को देने हैं। अज्यूम करते हैं इंग्लैंड में एक बंदा बैठा हुआ है इधर लंदन में, ठीक है, और वो ये कहता है कि जी रऊफ ने देने हैं $10 इरफान को, ठीक है। और वो ये वाली ट्रांजैक्शन उस टाइम करता है कि जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यार अवैध वाले $10 रऊफ वाले, मतलब रऊफ के पास $10 होंगे तो वो इरफान को देगा ना, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाली ट्रांजैक्शन पहले होनी चाहिए और ये वाली ट्रांजैक्शन बाद में होनी चाहिए। इसी तरीके से मैंने अभी ये इस्टेब्लिश किया आपके सामने कि ये जो ट्रांजैक्शन है कि उबैद ने $10 रऊफ को देने हैं, इससे पहले ये चीज़ इस्टेब्लिश होनी चाहिए कि जी उबैद के अकाउंट में $10 हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ से एक तीसरी ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता है कि जी उबैद ने $10
इरफान को देने। राइट। अब सिस्टम के अंदर कोई मैकेनिज्म होना चाहिए टू मेक श्योर कि यार, अब ये इंडिपेंडेंट पीयर टू पीयर नेटवर्क है, कोई भी बंदा ये इनिशिएट यहाँ से ये ट्रांजैक्शन कर सकता है, कोई भी बंदा ये वाली N5 के ऊपर ट्रांजैक्शन भी इनिशिएट कर सकता है, कोई बंदा ये भी इनिशिएट कर सकता है। ठीक है। किसकी ट्रांजैक्शन पहले जाएगी, किसकी बाद में जाएगी, ताकि सिस्टम जो है वो एक स्टेबल स्टेट में रहे। सही है। सो सिस्टम की जो स्टेट की स्टेबिलिटी है वो डिपेंडेंट है कि सिस्टम की जो आपने कंकरेंसी का मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट किया है वो क्या है। सही है। ये आपको समझ में आ रही है? अगेन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉकचेन की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में मिल जाएंगी। मैं अपनी तरफ से बड़ा इसको आसान करके प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। होप इट इज़ मेकिंग सेंस फॉर यू गाइस। यस सर। अच्छा जी। तो अब यहाँ तक हम पहुँच गए कि जी हमें एक कंकरेंट सिस्टम की ज़रूरत है कि जो कि डेटा को राइट करने के लिए हमें एक कंकरेंट वो दे दे, कंकरेंसी इंश्योर करे। ये अज्यूम करें ये हमारी मोटरवे है। ठीक है। और इस मोटरवे पे गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है जी। ये इधर जा रही हैं, ये इधर जा रही हैं। ये जो मोटरवे है ये एक शेयर्ड रिसोर्स है। ऐसा ही है। यानी कि कोई भी बंदा पाकिस्तान में लाहौर से पिंडी, पिंडी से लाहौर या पेशावर तक इस मोटरवे को इस्तेमाल करके जा सकता है। ये एक शेयर्ड रिसोर्स है। जैसे हमने कहा कि ये नोड्स के अंदर जो डेटाबेसेस हैं ये शेयर्ड हैं, शेयर्ड रिसोर्स है। ठीक है। मोटरवे पे हमने क्या कहा? हमने कहा कि यार जिस बंदे ने भी इस शेयर्ड रिसोर्स को इस्तेमाल करना है वो पैसे दे और वो मोटरवे पे आ जाए, जिसको आप टॉल कहते हैं। ठीक है। टॉल लगाने का मकसद क्या होता है? टॉल लगाने का मकसद एक तो ये होता है कि जी जो नेटवर्क चला रहे हैं, यानी कि जिसने मोटरवे बनाई है जिस एंटिटी ने, उसको पैसे मिले। दूसरा एक और बड़ा सिग्निफिकेंट मकसद होता है कि अगर ये मोटरवे इतनी अच्छी बनाई है और ये शेयर्ड है, ठीक है, तो इस पर सिर्फ वो लोग ही सफ़र करें जो पैसे दे सकते हैं। क्योंकि अगर हर वो बंदा कि जो पैसे अफोर्ड नहीं भी कर सकता वो भी अगर आ जाएगा तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये शेयर्ड रिसोर्स सस्टेनेबल नहीं रहेगा। यानी कि इस शेयर्ड रिसोर्स के ऊपर इतना ट्रैफिक आ जाएगा कि मेरे लिए लाहौर से इस्लामाबाद 4 घंटे में जाना पॉसिबल नहीं होगा, जो अभी जीटी रोड का हाल है। हालांकि उस पर भी टॉल्स बने हैं, लेकिन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? कि अगर एक शेयर्ड रिसोर्स के ऊपर आप कोई टॉल का मैकेनिज्म नहीं लगाते तो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है, जिसकी वजह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम चोक हो जाता है। सही है। ब्लॉकचेन की, या अगर हम की बात करें ओवरऑल, हाँ ब्लॉकचेन की और इथेरियम और बिटकॉइन की, तो इस टॉल को कहते हैं गैस। गैस का मतलब ये है कि फॉर एनीवन, कि जिसने भी ये ट्रांजैक्शन राइट करनी है, ये वाली ट्रांजैक्शन राइट करनी है ना शेयर्ड लेजर पे, तो वो गैस पे करेगा। और जो जितनी ज्यादा गैस पे करेगा, ठीक है, उसका उसके पास उतनी ही
चांस होगा कि उसकी जो की हुई ट्रांजैक्शन है वो सिस्टम पहले एक्सेप्ट करे। सो अज्यूम करते हैं हमने 3 ट्रांजैक्शंस की बात की थी। उबैद ने $10 रऊफ को देने हैं, उबैद ने $10 इरफान को कहने देने हैं, रऊफ ने $10 इरफान को देने हैं, या कोई और भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। और ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अज्यूम करते हैं इनिशिएट हुई हैं जी 9:30 पे, एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। अब नेटवर्क ने इसको प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली, पहली बात तो ये है जो पहले आएगा उसकी ट्रांजैक्शन राइट होगी, लेकिन ये मैं वो वाला सिनेरियो कि जहाँ पे एग्जैक्टली एट द सेम टाइम सिस्टम पे ये तीनों ट्रांजैक्शन आ गई हैं। तो अंदर खाते मैकेनिज्म ये है कि यार जिसने जितनी ज्यादा गैस पे की है, यानी कि अगर मोटरवे पर 2 गाड़ियां इकट्ठी आ गई हैं और आपने सिर्फ एक गाड़ी को अलाउ करना है, फॉर वट एवर रीजन, फॉग है जो भी है, ठीक है ना, आप उस गाड़ी को अलाउ करेंगे जो ज्यादा टॉल देगा। ठीक है। अब अगर आप देखें तो इथेरियम और ये बिटकॉइन वगैरह के ना जो गैस है, इथेरियम की बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, वो चेंज होती रहती है। चेंजेस एवरी सेकंड। एक चलता हुआ सिस्टम है ना, जितना ज़्यादा इस मोटरवे के ऊपर गाड़ियां आती हैं उतना ज़्यादा सिस्टम अपने आप को एडजस्ट करता रहता है कि हाँ यार, मैं इस वक्त ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, तो सिस्टम खुद ब खुद गैस की प्राइस को हाई कर देता है, ताकि सिर्फ वो लोग इस शेयर्ड रिसोर्स को इस मोटरवे पे गाड़ी दौड़ा सकें जो ज़्यादा पैसे दे सके। जहाँ तक समझ में आ रही है, गैस का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, यस सर, लेकिन समझ आ रही है हाँ। सर। अच्छा जी। प्रायोरिटी बेस हो जाता है सर। हाँ, ये प्रायोरिटी बेस हो जाता है। सो इस ये सर जी जी। ये जो आपने ऊपर नेटवर्क बनाया, इसमें ये जो नियरेस्ट नोड है ये कैसे फाइंड आउट करता है? ये कोई स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लगाता है, क्या करते हैं? सॉरी मैं म्यूट पे था। हाँ, दो फर्क चीज़ें। एक है कि आपने पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल करना है, यानी कि नेटवर्क में नोड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है। मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स ने मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं। ठीक है। अगेन, द चॉइस ऑफ दैट प्रोटोकॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्लॉकचेन का जो जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं ना, वो असेंशली आपका ये कंसेंसस एल्गोरिदम है। ठीक है ना, जिसकी बेस के ऊपर आपकी कंकरेंसी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। सो जो जो पीयर टू पीयर नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स हैं ना, जितने भी ज़्यादा, ठीक है, वो ठीक। सारे के सारे ही इस्तेमाल थ्योरेटिकली हो सकते हैं, जितने भी अवेलेबल है। कोई ख़ास इसके अंदर वो नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ ब्लॉकचेन्स ने अपने वो वाइट पेपर में मेंशन किया हुआ है कि किसी खास पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल को हमने इस्तेमाल किया है, बट फॉर दैट वेरी स्पेसिफिक पर्पस। जनरली स्पीकिंग, कोई भी पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल अगर है तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ बेसलाइन प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर ब्लॉकचेन का काम जो है उसको उसको टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है जी कंसेंसस एल्गोरिदम। जिसको ब्लॉकचेन कहा जाता है ना, या ब्लॉकचेन, वो है कंसेंसस एल्गोरिदम। तो कंसेंसस इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि जी लोग एग्री किस चीज पे कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये जो अप्रोच है कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि जी सबसे ज्यादा जिसने गैस देनी है वो आ जाए। ठीक है। ये डेटा को
राइट करने का इख्तियार है, यानी कि ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने का इख्तियार है। नोड नंबर 5 पे एक बंदा बैठा हुआ है, या ये नोड बैठी हुई है, वो ये कहती है कि जी मैं $10 गैस दूंगा, या मैं $20 गैस दूंगा, मेरी इस ट्रांजैक्शन को राइट कर ले। ठीक है। लेकिन हमने अभी ये देखा, यहाँ पे भी तो एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है। वो भी हो सकता है कह देता है यार कि मैं भी आपको $10 गैस दूंगा, मेरी इस ट्रांजैक्शन को राइट कर ले। सो गैस अलोन डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर अस। सो अज्यूम, हमने ये कहा था ना कि साथ दोनों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं 9:30 पे, और मैं ये कहता हूँ कि दोनों में से जो ज्यादा पैसे देगा उसकी ट्रांजैक्शन राइट की जाएगी। लेकिन अगर दोनों एक जैसे पैसे दे देते हैं फिर क्या होगा? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द गैस अलोन डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। एक और प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है, और अगेन वो कंसेंसस एल्गोरिथम की तरफ मैं आने लगा हूँ, कि यार जब मेरे पास किसी नोड के पास एक रिक्वेस्ट आ गई, वो गैस जितनी मर्जी दे रहा है, जब रिक्वेस्ट मैंने एंटरटेन कर ली, इस नोड ने या इस नोड ने या इस नोड ने, जिस नोड ने भी गया वो उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर लिया, अब एक और सिस्टम हमें चलाना है, वो ये देखने के लिए कि यार जो स्टेट है ऑफ ऑल दी डेटाबेसेस वो इन सिंक रहे। मैं ना एक दोबारा से डायग्राम बनाने लगा हूँ। मेरे पास एक ये नोड थी, एक ये नोड थी, एक ये नोड थी, 4 और 5। मैंने ये कहा इस नोड पे किसी ने पैसे दे के डेटा राइट करवा लिया, इस रोड पे भी किसी ने पैसे दे के गैस दे के डेटा राइट करवा लिया, और इसने भी किसी डेटा पैसा दे के राइट करवा लिया। ठीक है। इस नोड में राइट करवाने वाले ने ए राइट करवाया, इस रोड में राइट करवाने वाले ने बी राइट करवाया, इस रोड में राइट करवाने वाले ने सी राइट करवाया। नेटवर्क जो है वो किस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? नेटवर्क का कंसेंसस या इत्तेफाक किस चीज पर होगा? ये तीनों वैल्यूज 9:30 पर ऐड हुई, और तीनों वैल्यूज ऐड करते हुए $10 गैस पे की थी लोगों ने। ठीक है। नाउ क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर अस। यहाँ पर आता है इत्तेफाक राय। इत्तेफाक राय ये कहता है कि जब इस नोड को ए मिला, या इस नोड को बी मिला, या इस नोड को सी मिला, इन्होंने, इसने अपनी वैल्यू को इधर प्रोपेगेट किया, इसने अपनी वैल्यू को इधर प्रोपेगेट किया, इसने इधर इसको इधर प्रोपेगेट किया, इसने इसको प्रोपेगेट किया, इसने इसको प्रोपेगेट किया, इसने इसको प्रोपेगेट किया। ऐसा ही हो रहा है ना पीयर टू पीयर में? यू डोंट नो किसने किसको कहाँ पे प्रोपेगेट किया। सही है। तो सिस्टम के अंदर इन तमाम की तमाम नोड्स पर, ठीक है ना, एक एल्गोरिदम चल रहा है जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। आप ये देखें कि अगर ए, और मैं इसको यूं भी कर लेता हूँ, मैं यूं कर लेता हूँ, ए जो है नोड 1 पर, नोड के नाम भी मैं दे देता हूँ यार। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है, और ये नोड 5 है। ए जो है वो नोड 1 पर पड़ा हुआ है, इसने प्रोपेगेट होना है। ठीक है। 2 पे अभी तक किसी ने कुछ लिखने की कोशिश की नहीं, लेकिन ये भी चूंकि नोड नेटवर्क का हिस्सा है, इसने भी कोई ना कोई काम करना है। 3 के पास बी है और 4 के पास सी है। अब होगा क्या कि ये सारे अपनी अपनी वैल्यूज को प्रोपेगेट करने की कोशिश करेंगे। 1 के पास ए है, ये इधर प्रोपेगेट करने की कोशिश करेगा। 2 के पास कुछ भी नहीं है, ये कुछ प्रोपेगेट करने की कोशिश नहीं करेगा। 3 के पास बी है, ये भी प्रोपेगेट करने की कोशिश करेगा, सी भी प्रोपेगेट करने की कोशिश करेगा, और ये जो है ना 2 और 5, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये कुछ प्रोपेगेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने पास तो कोई स्टेट रखी नहीं। तो अब होगा ये कि इन सारी की सारी नोड्स पर
एक एल्गोरिदम चल रहा है जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, कि यार ना सिर्फ ये कि ये अपने पास स्टेट मैनेज करते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं माइनिंग। यानी कि ये हर नोड अपने अपनी इंस्टेंस के अंदर एक एफर्ट लगा रहा है, माइनिंग कहते हैं खुदाई को। ठीक है, यानी कि वो मेहनत करी जा रहा है, वो खुदाई कर रहा है, वो खुदाई कर रहा है, वो खुदाई कर रहा है। ये खुदाई का टाइम सारे इकट्ठे स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ने ये कहा कि यार आप खुदाई करो, और अगर आपको लेट सपोज खुदाई करते हुए सोने की कान में से कोई सोना मिल जाता है थोड़ा सा, अगर आपको लेट सपोज 1 किलो सोना मिल जाता है, तो फिर क्या करेगा सिस्टम ना, जिसके पास वो सोना होगा ना, लेट सपोज वो ए के पास है, उसकी इनिशिएट की हुई ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये किस की ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करना है, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि ट्रांजैक्शन इनिशिएट भी उसी नोड से हुई है। तो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने वाली नोड्स थी 1 3 और 4, तीनों ने तीन मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन इनिशिएट की। एक ने ए लिखना था, एक ने बी लिखना था, एक ने सी लिखना था। ठीक है, और साथ ही साथ 1 2 3 4 और 5, पांचों के ऊपर माइनिंग भी चल रही है। एक एल्गोरिदम है जो कि पांचों नोड्स पे चल रहा है। अचानक टू कहता है कि यार आई हैव दैट, आई एम द विनर, मैंने वो जो माइनिंग का कंपटीशन है वो जीत लिया। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, मैंने इतनी खुदाई की है कि मुझे सोना मिल गया। अच्छा, और ये जो सोने का मिलना है ये प्योरली बाय चांस है। कभी टू को मिलेगा, कभी 5 को मिलेगा, कभी 1 को मिलेगा, कभी 3 को मिलेगा। लेकिन जब टू ये कंपटीशन जीत जाएगा, उस वक्त तक वो ये देखेगा कि अच्छा जी मेरे पास अब जो इंफॉर्मेशन आई है वो कितनी नोट से आई है। ठीक है, अब मैं ये जूम करता हूँ कि जितनी देर में टू ने वो कंपटीशन जीता, उतनी देर में ना 1 की प्रोपेगेट की हुई वैल्यू ए 5 तक पहुंची, और 5 ने आगे 2 तक, पीयर टू पीयर नेटवर्क यहाँ से। सो उसको ए की जो वैल्यू है ना, ये वाली, यानी कि जो 1 ने इनिशिएट की थी, इसके मल्टीपल विटनेसेस मिल गए। यानी कि जब टू के पास ये चांस आया कि वो कंसेंसस एल्गोरिदम के तहत ये बता सके कि हाँ जी मैं बताऊंगा कि सिस्टम ने ए राइट करना है, बी राइट करना है या सी राइट करना है। ठीक है, उस वक्त तक ए का ए के दो विटनेस आए थे, बी का एक आया था, और सी का भी एक आया था। तो फिर उस वक्त सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि नहीं, मैं अब जो शेयर्ड लेजर में जो वैल्यू राइट करूंगा वो ए होगी। और फिर जब ये वैल्यू राइट हो जाएगी शेयर्ड लेजर में, ए की वैल्यू जब राइट हो जाएगी, तो फिर दोबारा सिस्टम वो दोबारा से उस माइनिंग के प्रोसेस में चला जाएगा। और अगेन हर ब्लॉकचेन के नेटवर्क का ये जो टाइम फ्रेम है वो मुख्तलिफ है। बिटकॉइन का थोड़ा सा ज़्यादा है, इथेरियम का रिलेटिवली कम है। इथेरियम के में हमें शायद 15 सेकंड है या पता नहीं कितना। तो हर 15 सेकंड के बाद दोबारा ये कंपटीशन होता है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है पहली दफ़ा दो जीता था, नेक्स्ट टाइम 5 जीत जाए। उस वक्त देखा जाएगा कि अब 5 के बाद क्या है। वो ए तो चला गया, यानी कि ए राइट हो गया नेटवर्क पे। अब देखेंगे कि 5 के बाद क्या पहुंचा। 5 के पास अभी तक सिर्फ सी पहुंचा था ये। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम जब 5 ये कंपटीशन जीता तो सी राइट हो गया। सो अब शेयर्ड लेजर में ए, सी, और सबसे आखिर में बी की बारी आई। सो ये आप समझ लें कि 9:30 पे इनिशिएट हुई थी ट्रांजैक्शन, तो 9:30 और 15 सेकंड पे ए राइट हुआ, 9:30 और 30 सेकंड पे सी राइट हुआ।
और 45 सेकंड पे बी राइट हुआ है, एंड सो एंड सो फोर्थ। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। ये जो एल्गोरिदम जो ये फैसला करता है कि मैं नेटवर्क पे लिखना किसने है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन कौन सी जानी है, ठीक है, उस एल्गोरिदम को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। क्योंकि जो जितने भी ये नोड्स हैं ना आपकी, वो प्रूफ ऑफ वर्क या माइनिंग कर रहे होते हैं। इसलिए अब आपने अक्सर सुना होगा कि जो बिटकॉइन के सर्वर्स हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चला था कि यार वो जीपीयूज लगा लें और बिटकॉइन की माइनिंग करें। वो क्यों होती थी माइनिंग? वो इस काम के लिए होती थी कि हर 15 सेकंड बाद, या पता नहीं बिटकॉइन का मुझे याद नहीं है कितना, कि हर 15 या 30 सेकंड के बाद वो कंपटीशन जीतना होता था, ताकि अच्छा, ये जो सिस्टम ये काम कर रहा है, उसको भी कोई रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए ना, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। बट आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि ये एक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट है जो कि आपके नोड्स थ्रू आउट 24/7 एक एक एल्गोरिदम है जिसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग पावर इस पे इस्तेमाल हो रही है। और वो सिर्फ और सिर्फ ये इस्टेब्लिश करने के लिए है कि पूरे के पूरे नेटवर्क में किस नोड को ये इख्तियार होगा कि वो अपनी वैल्यू जो है वो राइट कर सके। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर ना एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और वो ये है कि हो सकता है कि पूरे के पूरे नेटवर्क में दो सिस्टम्स ऐसे हों। अगेन मैं दोबारा नेटवर्क बना लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। नोड 1, 2, 3, 4, 5। नोड 2 और नोड 5 जो है वो इकट्ठे वो फाइंड कर लें सोना, माइनिंग के थ्रू, खुदाई के थ्रू। अच्छा, जिसको मैं माइनिंग और खुदाई कह रहा हूँ, बेसिकली ये एक एल्गोरिदम है जिसके अंदर एक रैंडम वर्ड उन्होंने एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम फाइंड करना होता है, और वो चेंज होता रहता है। ठीक है, उसकी तरफ हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। बट अब समझ लो कि मैं खुदाई कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे सोना मिला, मेरे मेरे पास जो वैल्यू है मैंने वो राइट कर दी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि खुदाई करते करते दो सिस्टम इकट्ठे जो हैं वो सोना ढूंढ लें। उस वक्त फिर वो जो अभी उबैद ने शायद सवाल पूछा था, दैट कम्स इन टू प्ले, कि आपकी पीयर टू पी प्रोटोकॉल कौन सा है। क्योंकि अगर मैं जितनी ज्यादा नोड्स को कोई एक सर्वर प्रोपेगेट कर देगा, यानी कि सिस्टम में अगर 5 नोड्स हैं, तो अगर 3 नोड्स ये कहती हैं कि जी मैंने 3 बिकम विटनेस फॉर 2, एंड ओनली 2 बिकम विटनेस फॉर 5, तो इसका मतलब ये है कि 3/2 के हिसाब से 3 आउट ऑफ 5, 51%, मोर देन 51% जिनके पास विटनेसेस होंगे, सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा, दूसरे वाले को रिजेक्ट कर देगा। यानी कि अपने 3 प्रोसेस है, देखे, मैंने गैस भी पे की, फिर सिस्टम ने कंपटीशन भी जीता, और मेरे नोड ने कंपटीशन भी जीता, या जिस नोड के पास मेरा डेटा था। लेकिन फिर भी कंपटीशन जीतने के बाद भी ये हो सकता है कि मेरी वाली ट्रांजैक्शन को जो है वो ना सिस्टम एक्सेप्ट करे, क्योंकि एग्जैक्ट उसी टाइम किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को ज्यादा विटनेसेस मिल गए। अब ये देखें ना, ये तो मैंने 5 नोड्स के हिसाब से बनाया है, बट अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में बिटकॉइन के या इस तरह हजारों सर्वर्स हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम जब किसी नोड के पास डाटा पहुंचता है, तो साथ साथ ये विटनेस काउंट भी पहुंचता है कि कितने विटनेसेस इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, अगर वो काउंट 51% से ज़्यादा है ऑफ द टोटल नोड्स इन द नेटवर्क, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें द पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल पार्ट, कि आपका वो पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल कितना एफिशिएंट है। सर यहाँ पर एक सवाल है। जी जी।
सर मिसाल के तौर पर ये टू ने जो है ना कोई ट्रांजैक्शन राइट करनी है, तो ये जब नियरेस्ट नोड्स को जब प्रोपोगेट करेगा, उस वक्त तो उसके पास 51% कंसेंसस तो नहीं होगा। उस वक्त क्या करेगा फिर? वो प्रोपेगेट होते जाएंगे ना, प्रोपेगेट होते जाए, सो होगा ही क्या। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यानी कि इधर मैं ये टिक मार्क लगाता हूँ। टिक मार्क का मतलब ये है कि जी ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी, ठीक है, इधर भी एक्सेप्ट होगी। सही है। ए लिखना था, ए इधर भी आ ठीक। गया और ठीक है ए इधर सर। भी आ गया, ठीक है। लेकिन जब ठीक है। ए इधर जाएगा ना, ठीक है, तो ये हो सकता है उसको एक्सेप्ट ना करे। क्यों? क्योंकि एट सो अगेन हमने एक और चीज जो शायद मैं बताना भूल गया, वो ये था कि हमने ये पढ़ा था ना कि यार ये ब्लॉकचेन है ना, चेन ऑफ ब्लॉक्स है, ठीक है ना। हजारों के हिसाब से ब्लॉक्स हैं जो कि चेन बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, इस वक्त जो डेटा राइट होना है वो इस ब्लॉक में राइट होना है। इस ब्लॉक का एड्रेस है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 238B। हाइपोथेटिकली मैंने एक एड्रेस दे दिया इसको, ठीक है। इसने कहा कि मैं 238B पे ए राइट कर रहा हूँ, सिस्टम ने ओके कर दिया। इसने कहा मैं भी 238B पे, नंबर 5 ने भी कहा मैं ए राइट कर रहा हूँ। जब वो 4 के पास पहुंचा ना, 4 ने कहा ना भाई 238B यानी कि जो नेक्स्ट ब्लॉक था मेरे पास ऑलरेडी कुछ राइट हो चुका है और उसके मेरे पास ऑलरेडी 3 विटनेसेस मौजूद हैं। तो फिर क्या होगा, ये रोल बैक होगा। जब रोल बैक होगा तो ये दोनों नोड्स भी अपने ऊपर अपने पास 238B की ऊपर जो वैल्यू ने राइट की थी उसको रोल बैक कर देंगे। देखो ना, ये मैंने आपको बताया था ना कि यार ये अगेन एक शेयर्ड लेजर है, ठीक है, और जिसके अंदर ब्लॉक बाय ब्लॉक एक लिंक लिस्ट बनी हुई है। सही है। तो जब लिंक लिस्ट चल रही होती है तो वो ये देखता है कि जी मैं किस नोड पर हूँ, और उससे पिछली नोड कौन सी थी, उससे पिछली नोड कौन सी थी, उसके पिछली नोड कौन सी थी। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम सिस्टम के पास ये एबिलिटी होती है कि वो ये देखे कि मैं जिस नोड को राइट कर रहा हूँ, अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है, एक नोड है उसके पास ना ये चेन है, ठीक है, वेरीफाइड चेन। एक दूसरी नोड है उसके पास जो वेरीफाइड चेन है ना, ठीक है। ये लेट सपोज एक नोड है, पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है, जो सोमालिया में पड़ी हुई है। इसका नेटवर्क बड़ा स्लो है, ठीक है। इसके पास अपनी ब्लॉकचेन में कितने ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, एक दो, टोटल 4 ब्लॉक्स पड़े हुए हैं इसके पास, एक दो तीन चार पाँच। इसके आखिरी ब्लॉक पे, यानी कि इसके पहले ब्लॉक पे ए था, इसके पहले ब्लॉक पे ए था, इसके दूसरे ब्लॉक पे बी था, इसके दूसरे ब्लॉक पे बी था, इसके तीसरे ब्लॉक पे सी था, इसके तीसरे ब्लॉक पे सी था, इसके चौथे ब्लॉक पे ई था, इसके चौथे ब्लॉक पर डी था, और यहाँ पर ई था। अब जब ये डिसाइड करना होगा ना कि यार ये वाली चेन ठीक है या ये चेन है, जो जिसके पास लॉन्गेस्ट हिस्ट्री है और जिसके पास लॉन्गेस्ट हिस्ट्री के साथ साथ इन तमाम के तमाम डेटा को वैलिडेशन, यानी कि 51% ने ये वैलिडेट किया है कि जी पहले ब्लॉक पे ए पड़ा हुआ है, 51% ने वैलिडेट किया है, मोर देन 51% ने कि इस पे बी पड़ा है, इस पे सी पड़ा है और इस पे डी पड़ा है। तो जिसके पास लॉन्गेस्ट चेन होगी विद प्रूवन मोर देन 51% ऑफ द विटनेसेस, उसकी चेन को एक्सेप्ट किया जाएगा, दूसरी की चेन को। सो ये जो नोड है ना सोमालिया में, ये अपना डेटा खुद ब खुद अपडेट कर लेगा इस चेन के साथ। यानी कि अगर इसके पास ड्यू टू नेटवर्क लैग या वट, ये अपने एक छोटे से नेटवर्क के अंदर, यानी कि 3 4 नोड्स आपस में मस्तियां करती हैं नहीं,
फॉर वट एवर रीजन ये नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गई हैं, जो भी था, इनके पास जितना भी डेटा पड़ा होगा, अगर वो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द मोस्ट विटनेस्ड डेटा से सिंक नहीं है, तो जैसे ही वो सिंक होंगी, वो अपने वाले डेटा को इनवैलिडेट कर देगी, और नया डेटा जो है वो, या जो लॉन्गेस्ट चेन वाला डेटा है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए जब आप ब्लॉकचेन में देखते हैं, तो जब भी आप कोई डेटा राइट करते हो ना, ट्रांजैक्शन राइट करते हो, तो वो आपको ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे दिखा रहा होता है कि जी ट्रांजैक्शन अभी तक वेरीफाई नहीं हुई, और कभी कभार ऐसा होता है 25-30 सेकंड के बाद ट्रांजैक्शन एरर आउट कर देती है। अच्छा, उस एरर आउट का मतलब ये भी होता है कभी कभार कि आपने अगर एथेरियम है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। कभी कभार ये भी होता है कि वो जो लॉन्गेस्ट चेन वाला फैक्टर है ना, वो भी आ जाता है कि नेटवर्क इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी। आज मेरे ख्याल में हमारे पुराने तो सिर्फ 2-3 ही थे। राशिद नहीं है, बिकॉज आई वांटेड यू गाइस टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। हमने अब जो इस बूट कैंप में जो फर्दर हम सोच रहे हैं कि जो काम करें ना, वो प्रोजेक्ट बेस्ड हो, अदरवाइज थियोरेटिकल चीज़ें तो चलती रहती हैं। आप लोगों ने खुद से कोई सैंपल्स वगैरह बनाने की कोशिश की है अभी? सर उससे पहले ये एक चीज़ थोड़ा सी क्लियर कर दें। जी जी। ये जो मिसाल के तौर पे ये 5 नोड्स हैं, इससे ऊपर वाली डायग्राम जो है, ये 5 नोड्स हैं। हाँ हाँ। अभी ये जब दो जो है सेंड करेगा, उस वक्त क्या कंडीशन चेक करेगा? क्योंकि उनके पास एल्गोरिदम में तो ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर उसके पास 51% कंसेंसस नहीं है तो उसको रोल बैक कर देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी तो जी। उस सूरत में फिर क्या कंडीशन होगी कि उनको रोल बैक ना किया जाए हाँ उसको? नहीं, कोई, मैं बताता हूँ, देखो इसको, ये अब आपको समझ में आ गया ना, ये 5 नोड्स हैं, ठीक है। इन 5 नोड्स को सामने रखो, और अब आगे इस तरफ आ जाओ। मेन चीज़ है कि मैंने ब्लॉकचेन में कितने ब्लॉक्स हैं मेरे पास ऑफ डेटा। एक्चुअल तो मैं डेटा को सिंक कर रहा हूँ ना, ठीक है ना। यस तो सर। अगेन, तो मेरे पास, मैं लेट सपोज जहाँ पे ना, इस चेंज को ना और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जब भी कोई नया नोड नेटवर्क पे आता है ना, लेट सपोज ये वो ऊपर 5 नोड्स थी ना, ये छठी नोड्स नेटवर्क पे आई है। इस नोड को मैं नोड नंबर 6 कह रहा हूँ, ठीक है। जब भी एक नया नोड नेटवर्क पे आता है, सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो चेन है ना, इसका डेटा इस पे सिंक होगा। ये नोड ऑपरेशनल नहीं हो सकती जब तक पूरी की पूरी जो लिंक लिस्ट है ये ब्लॉकचेन की, इसका डेटा इधर आ ना जाए। यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसके पास सर एक रिक्वेस्ट आई। सर ये पूरा डाटा तो नहीं आता ना, सिर्फ जो उसका एड्रेस है वो आता है सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ दें, वो अगेन वो उसमें अभी आप समझ लें कि ये सारा ही आता है, क्योंकि वो जो लाइट और फुल वर्जन है वो बाद में डिस्कशन करेंगे उसकी, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, मतलब आप ये समझ लें कि पूरी की पूरी डेटाबेस जो है, या ये जो लिंक लिस्ट है, ये सारी की सारी आती है, ठीक है। ठीक है सर। अब सवाल ये है कि मैं एक बिल्कुल नई नोड नेटवर्क पे लेके आया हूँ, और मैं बैठा हुआ हूँ पेशावर में, और हमारी जो ना हुकूमत ने नेटवर्क को बिल्कुल स्लो किया हुआ, सही है। और आप बैठ के इस नोड पर, ये कितने टोटल ब्लॉक हैं, 4, 5, 6, 7, 8वां ब्लॉक है, मैं इसको B8, B7, B6, टोटल ब्लॉकचेन में 8 ब्लॉक्स हैं। आपके पास B8 पड़ा हुआ है। अब आपने ना एक ट्रांजैक्शन की जो कि आपके नेटवर्क के हिसाब से ब्लॉक नंबर B9 ने माइन होना है। माइन होने से मुराद है क्रिएट होना है, यानी कि एक नए ब्लॉक ने नेटवर्क में आना है, ठीक है। वो आप अपने पास
बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन ले आओगे और आप उसको इसमें डाल दोगे। ठीक है। ये आप करते हो ये काम 9:55 पे। आप स्लो थे। ये जब आपने सिंक किया था तो ये 9 बजे का सिंक है। आपको नेटवर्क में बड़ा प्रॉब्लम था या वटेवर, आपका सिस्टम सिंक नहीं हो सका उतनी देर में। ओरिजिनल ब्लॉकचेन में, यानी कि दुनिया में बाकी जो सिस्टम्स थे, वो 1 2 3 4 13 तक, 9 10 11 और 12 तक ब्लॉक्स माइन कर चुके हैं। ठीक है। सो आपकी लोकल नोड ने तो B9 यहाँ पे इंसर्ट किया। ठीक है। लेकिन जब आपने इसको पुश किया तो बाकी दुनिया वालों ने कहा भाई हम तो 12 तक पहुंच चुके हैं भाई। इसका मतलब क्या है कि आपका ये वाला जो ब्लॉक है, ये 8वें के बाद नहीं आ सकता। 8वें के बाद 51%, ग्रेटर देन 51% ने ये कहा कि 8वें के बाद ये वाला ब्लॉक पड़ा है, ये वाला नहीं हो सकता। ये वाला अगर आपका ऐड होना है तो वो इधर हो गया ऐड। ठीक है। तो वो जिसको मैं रोल बैक कह रहा हूँ वो बेसिकली ये सेल्फ एडजस्टमेंट है। वो खुद ही कहता है कि यार अब वो सिस्टम जो है आपकी इस ब्लॉक को इनवैलिडेट करेगा और फिर कोशिश करेगा कि वो जो जो चेन के सबसे आखिर में वाला ब्लॉक है ना उधर माइन करे। और वहां पर फिर दोबारा दूसरे फैक्टर्स आते हैं कि जब दोबारा वो इधर माइन करने की कोशिश करेगा तो उतनी देर में वो देखेगा कि यार सिस्टम देखेगा कि कहीं और से उतनी देर में किसी और ने डाटा तो नहीं राइट कर दिया। सो इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। और उस कांस्टेंट स्ट्रगल को सिंक्रोनाइज करने के लिए ही ये जो प्रूफ ऑफ वर्क का ये जो माइनिंग एल्गोरिदम है ना, ये काम आता है कि कौन सी चेन किस वक्त डेटा को माइन करने की, सॉरी कौन सा नोड किस वक्त डेटा को माइन करने की सलाहियत रखता है। वो प्योरली चांस की बेस के ऊपर है। वो एक एल्गोरिदम है जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश करता है थ्रू कंप्यूट पावर। और रैंडमली किसी का जल्दी हो जाता है, जिसका जल्दी हो जाता है वो अपनी ट्रांजैक्शन राइट कर देता है, जिसका नहीं होता फिर वो इंतजार करता है। सर सो वैसे इट्स अ मल्टीपल काइंड ऑफ चेक पॉइंट्स। सर वैसे ही जो है B9 जो है पिशावर में बंदा हुआ बैठा जो नोड है वो माइन करना रोक देगा जब उसको वो लिसनिंग होगी, क्योंकि जब भी ब्लॉक चेन जो मेन नेट के अंदर ब्लॉक ऐड होते हैं तो हम्म। लिसनिंग होती है, हर नोड हाँ को हाँ पता लगता है। तो वो उसको रोक के और नेक्स्ट जो नेक्स्ट ब्लॉक को पेरेंट बना के और देन जो अगेन माइनिंग स्टार्ट कर देगा। हाँ हाँ। तो वो इधर इधर से आएगा ना, यहाँ से ये इसको कैंसिल करके वो इधर 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 ऐड करेगा। हाँ, इधर फिर हाँ न्यू न्यू माइनिंग करेगा वो जिस हाँ पेरेंट बनाएगा 12 को, हाँ देन अगेन माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। हाँ, और बिल्कुल सही। सो ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो पूल्स में आती है, पूल्स की लिसनिंग माइनर्स कर रहे होते हैं। हाँ माइनर हाँ हाँ। अपने उठा के डाल के और देन ब्लॉक्स। बिल्कुल वो ये mempool वगैरह सारा कुछ वो सारा इन मेमोरी है काम अगेन। दैट इज ऑल जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक वी शुड बी गेटिंग इनटू दैट। आई वुड रियली वांट यू गाइस टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। मैं ऐसा करता हूँ कि चैनल पर तीन एंड चार प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट आइडियाज। या तो आप लोग खुद अपने सजेस्ट करें कि आप किन किन चीज़ों पे, बिकॉज हम NFT जो है ना आप लोगों को प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन सिर्फ उनको देंगे जिन्होंने एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम किया होगा। बाकी तो रैंडमली लोगों की अटेंडेंस रही है। लेकिन जो प्रोजेक्ट सबमिट करवाएगा उसको NFT बैज मिलेगा फॉर द पार्टिसिपेशन। मैंने भी जब किया था तो वो उन्होंने एज एन NFT हमें बैज दिया था, एक प्रूफ ऑफ अटेंडिंग द बूट कैम्प। सर आप कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज शेयर करें, क्योंकि हम तो रैंडम ही कुछ करेंगे तो उस तरह उस लेवल का यार नहीं बनेगा। अच्छा चलें ठीक है, मैं फिर ऐसा करता हूँ कि 2 से 3 प्रोजेक्ट्स ही शेयर करूंगा एंड कुछ देन यू अच्छे विल अच्छे हैव। प्रोजेक्ट्स हो जिनमें जान हो थोड़ी सी। जान का मसला ये है कि जितना भी काम है ना, मैंने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना फाइनल ईयर कह रहा हूँ, अपना जो बूट कैंप जब मैंने अटेंड किया था कंसेंसस का, तो मैंने तो उनको डिसेंट्रलाइज ट्विटर बना के दिया था अच्छा। कि जो पोस्ट है
वो मतलब लोग जो हैं वो अपने वॉलेट से लॉगिन करें ट्विटर पे, और जो पोस्ट हैं वो उन पोस्ट का हैश जो है वो ब्लॉकचेन पे सेव हो जाए एज अ प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड। लेकिन अगेन वो एक उसमें फ्रंट एंड का काम ज़्यादा ज़्यादा था। लेकिन व्हाट यू कुड डू इज़ के अगर आप लोगों ने इस तरह का कोई काम करना है, तो बजाय इसके कि सारा कोड खुद लिखने के, ट्विटर की भी आपको बनी बनाई लाइब्रेरीज मिल जाएंगी फ्रंट एंड की। ठीक है, उसका बैक एंड की भी बहुत सारा चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी। तो लेट मी कम अप विद लाइक अ कपल ऑफ 2 से 3 इस तरह के आइडियाज जो कि ज़रा डिसेंट्रलाइज्ड हों नेचर में, और आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के अंदर सिक्योरिटी वगैरह का भी इम्प्लीमेंट करने का चांस मिले। ठीक है सर, आई सर मीन ठीक यू है। यू गाइस आर वेलकम टू सॉर्ट ऑफ पुट योर ओन आइडियाज। और सर एक और चीज़ पूछ पता करनी थी। ये जो एल्गोरिदम्स हैं, इनके कोई रिटर्न एल्गोरिदम्स भी मिल जाते हैं इंटरनेट पे? एल्गोरिथम सारे ही यार रिटर्न ही है। नेट पे देखें तो आप सूडो कोड की बात कर रहे हैं ना, राइट? मैं सूडो कोड की बात कर रहा हूँ, यस। हाँ नहीं, सूडो कोड असल में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब ये ओपन सोर्स चल रहे होते हैं ना लोग, तो हर रोज के हिसाब से कोई 10,000 तो चेंजेस आ रही होती हैं इसके अंदर, लॉजिकल फिक्सिंग आ रही होती है, बिकॉज यू आर व्हेन यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग, तो बहुत सारी चीजें आप ओवरलुक कर देते हो, अच्छा यार ये, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो सामने आता है देन यू फिक्स द कोड। आई हैवंट रियली कम अक्रॉस द सूडो कोड फॉर प्रूफ ऑफ वर्क या डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टैक जो भी आजकल चल रहा है, बट इट्स फेयरली इंटरेस्टिंग अगर आपको मिले कहीं से तो। मे बी यू कैन आस्क चैट जीपीटी टू डिकंस्ट्रक्ट दैट फॉर यू, शायद वो कर दे। हाँ, वो तो पता कर लूंगा मैं। लेकिन ये जो मतलब इस चीज़ों को फिर समझे किस तरह? क्योंकि ये चीज़ें तो हाँ बहुत ज़्यादा फिर तेज़ी से हाँ वो चेंज हो हाँ, रही दो हैं। फर्क चीजें हैं, दो फर्क, बहुत अच्छा सवाल है, आई थिंक दैट इज द की क्वेश्चन। कि ये स्किल लेकर, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जो ये वर्क और इस तरह के एल्गोरिदम्स की डिटेल में इसलिए भी नहीं जाता, क्योंकि दो फर्क चीज़ें हैं। यहाँ तो आपने ब्लॉकचेन के अंदर प्रोटोकॉल लेवल पे काम करना है, ठीक है? तो फिर तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये कैसे हो रहा है, और आप लेट्स सपोज अगर इथेरियम में ये शार्डिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आया तो वो एक्चुअल चल कैसे रहा है। दूसरा है एप्लीकेशन लेयर पे काम, कि आपको पता हो कि यार कैपेबिलिटी क्या है सिस्टम की, और फिर आप उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करें, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। दो फर्क चीजें। आई वुड स्ट्रांगली इनकरेज कि आप पहले एप्लीकेशन लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, क्योंकि ये जो है ना थ्योरेटिकल साइड, और ये एल्गोरिदम वाली साइड है तो बहुत इंटरेस्टिंग, बट दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू, और ये सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए जिनका माइंडसेट वो हो रिसर्च ओरिएंटेड। आप सिर्फ और सर सिर्फ ये देखें कि मेरा यार एप्लीकेशन एंड पर इस पे क्या हो सकता है। मेरा सर रिसर्च ओरिएंटेड ही है। और दूसरा ये कि इस पे जो है मतलब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी इंजीनियरिंग बंदा सीखे ना। डेवलपमेंट तो चलो दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन थोड़ा सा इंजीनियरिंग तरफ भी जाए ना बंदा। हाँ आई मीन सही कह रहे हैं। डेवलपमेंट तो सर दुनिया, बहुत दुनिया कर रही है, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग की जो नई चीजें लेकर आना, इस पे भी थोड़ा सा काम होना चाहिए। तो श्योर श्योर। इसके कुछ रिसोर्सेज अगर आप शेयर कर दें, डिस्कॉर्ड अगर पे है आपको ना यार, पता हो। अगर आप जाओ, आप फर्ज करो अगर चाहते हो कि आपको इथेरियम के ऊपर इथेरियम का जो प्रूफ ऑफ वर्क है उसकी डिटेल मिले, तो डिस्कॉर्ड पे जाएं इथेरियम के। उधर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उधर कम्युनिटी में आप जाएंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी। ओपन सोर्स कम्युनिटीज तो ये तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और कोलैबोरेटिव होती हैं, लेकिन आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कोशिश थोड़ा सा एप्लीकेशन लेवल पे की है, तो मुझे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, बट देन अगेन अगर आपके पास इथेरियम का सोर्स कोड अवेलेबल है, आप यू कुड डीकंस्ट्रक्ट दैट and understand what's happening if that interests you. ठीक है सर, ठीक है। तो सर दो चीज़ें थी, लाइक वो मुझे वो एस्क्रो था पेमेंट, ओह अच्छा अच्छा। वो थोड़ा सा लाइक आप बता दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। और वॉलेट पे थोड़ा सा काम करना।
बता दिए। चलें फिर नेक्स्ट टाइम ना एक एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ये मुझे याद करा देगा, बट दैट नेक्स्ट वुड बी आवर लास्ट थियोरेटिकल मीटिंग। उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें करेंगे। एनएफटी मैंने सर मैंने किया था। एनएफटी वो ERC 721 स्टैंडर्ड टोकन यूज करके एनएफटी मिंट की थी। बेहतरीन हो गया, हाँ सिंपल ही है, अब तो वो लाइब्रेरीज बनी बनाई मिल जाती हैं, कोई इतना खास नहीं करना पड़ता। ओपन सो जिला व्हाट, की लाइब्रेरी से। हाँ, तो नेक्स्ट जो है ना 18 को, वो हमारा सेशन होगा इसके ऊपर, मैं एस्क्रो शेस्क्रो बता दूंगा। 25th को मैं नहीं हूँ, मैं यूरोप जाना है। फर्स्ट को भी मैं नहीं हूँ, यानी कि अगले 2 से 3 हफ्ते में नहीं हूँगा, बट आई वुड बी कोऑर्डिनेटिंग ऑन दी पोर्टल। आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह नेक्स्ट, जिसे है ना 18 वाले सेशन में मैं दे के जाऊंगा, और साथ ही साथ ये हम एस्क्रो वाला भी कौन कर देंगे, ताकि फिर अगले हमारा जो 1 महीना हो, हम एसिंक मोड में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही डिस्कशंस करें। ठीक है। और सर दूसरी चीज साई नेटवर्क, शायद आपको पता हो। साई नेटवर्क, हम्म, पता नहीं यार, बहुत सारे आए हुए हैं, कौन सा SCI है, ये क्या है, मैंने नहीं नाम सुना इसका। मेरे हाँ, सामने है इसमें। अच्छा, क्या है इसको, कोई नया सर नेटवर्क आ वो गया? ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज मतलब स्टोरेज के लिए यूज होता है। ओह अच्छा अच्छा, फाइल नेट टाइप की चीज़ है, हाँ, ठीक है। पाइथन टाइप की। तो अच्छा मैं अच्छा चाह अच्छा। रहा था कि वहाँ पर जो है ना डाटा स्टोर हो, लाइक एक ई कॉमर्स की वेबसाइट की जो इमेज ओह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो उसका थोड़ा आइडिया। किसकी डिस्क्रिप्शन किसकी? जो प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन वगैरह, इमेजेस वगैरह। हाँ नहीं, आप क्यों किसी को डिस्क्रिप्शन को डालना चाहते हैं? हाँ, आप डिसेंट्रलाइज स्टोरेज में वो डालें, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज में, इनक्रिप्टेड स्टोरेज में ना, आप फर्ज करें वो डालें जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर किसी सिस्टम को चाहिए, या फर्ज करो मेरा हेल्थ केयर का डेटा है, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी सेंट्रल लोकेशन पे उसको अपलोड करूं, ठीक है ना? तो इस तरह का कोई मतलब, ट्राई टू सॉल्व अ ह्यूमन प्रॉब्लम रादर देन, ये मैं अभी पिछले दिनों उधर गया हुआ था, सो आई वाज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि यार, आप ट्राई टू सॉल्व अ ह्यूमन प्रॉब्लम रादर देन टेक्निकल टेक्निकल प्रॉब्लम। आपको फिक्स करने में बड़ी वो मिलती है, तसल्ली मिलती है, ठीक है ना? बट आई मीन यू शुड फोकस मोर ऑन फिक्सिंग एन एक्चुअल ह्यूमन प्रॉब्लम। बट और आई सर थिंक जो वो डेटा की प्राइवेसी अगर वगैरह, हम इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इससे हल कर सकते हैं। वो बेसिकली अगर हम उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे, तो हम्म, जैसे हम अगर एनएफटीज का यूज़ करते हैं यूनिकनेस के लिए, फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है और वो अपनी चीज़ को लिस्ट करता है, प्रोडक्ट्स को, तो हाँ उसको हाँ सेंट्रलाइज रखते हैं ताकि उसकी यूनिक हो, उसको पता लगे कि दिस इज ओरिजिनल ना, मतलब कि वो ओरिजिनलिटी आए उसके अंदर। हाँ ना हाँ। कि एक स्टोर 10 चीज़ें बेच रहा है और सेम चीज़ को बेच रहा है। तो हम उस चीज़ को ट्राई करेंगे वो उसमें हो जाए। बाकी तो वो जो मेन कैटेगरी है, जो जैसे आईडी आ जाती है, प्राइस आ जाती है, सेंडर। ये आप अपना जो आइडिया है ना, इसको जरा उस पे पोस्ट करो इन इन द फॉर्म ऑफ अ, अच्छा, पोर्टल पे ना एक है चैट वाला टैब और एक है पोस्ट वाला टैब। तो यू कुड पोस्ट योर आइडिया नॉट इन द चैट बट इन द पोस्ट, अपना आइडिया पोस्ट करो ताकि उस पर डिस्कशन करते हैं। फिर ये मुझे लग तो रहा है, लेकिन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू एडिशन देयर। सर जी जी। आप भी जो है ना, मतलब इस तरह कोई आइडिया हो जो ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, हाँ ऐसे हाँ कुछ यार, आइडियाज आप बताएं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस है, आपके पास नहीं 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 एक्सपीरियंस नहीं, है, सो इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। हाँ मैं तो बताऊंगा ना, बट द आइडिया इज कि यू गाइस नीड टू कम अप विद, देखें अगेन, अपने आप को ना एलिवेट करें फ्रॉम एन एवरेज। अभी आपने कहा ना कि यार खाली मतलब कोडिंग करने का क्या फायदा है, तो अगर अगर आप अपनी खुद इर्द गिर्द अपने देखें कि कौन सा, एक बंदा था, मैं उसको मिला, उसने कहा यार मैंने ना ये जो वेस्ट डिस्पोजल है ना, ठीक है, हम्म, के जी जो हमारे ये गंद उठाने वाले बंदे होते हैं, मैंने इनको ग्रीन पॉइंट्स देने हैं। मैंने सिस्टम बनाना है कि ये ग्रीन पॉइंट्स लेंगे कि किसने कितना ज़्यादा वेस्ट डिस्पोज ऑफ किया, और जिसके जितने ज़्यादा ग्रीन पॉइंट्स होंगे उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या उसको उतने ज़्यादा वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और वो जो ग्रीन पॉइंट्स होंगे वो ब्लॉकचेन पे होंगे।
what I'm saying is there are tons of problems near you that you can potentially use blockchain to solve. एक नई प्रोटोकॉल बनाना, उस पे रिसर्च करना इज हाईली कमेंडेबल। बट अगर एक क्लास में एक ही होता है ना रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट, बाकी अगर 30 बंदों ने काम करना है तो वो दे शुड फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। अच्छा यार, एक चीज, ये एक हजरत हैं जो लास्ट 2-3 दफा से आए हुए हैं बट उन्होंने कभी सवाल नहीं पूछा। एक है उसामा और एक है नीलेश नीलेश कौर। ये हम इंट्रोडक्शन करवा देंगे कहाँ कहाँ से हैं, बिकॉज ये काफी रेगुलर है पिछले 2-3 दफा से, बट कोई सवाल नहीं पूछते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम उसामा साहब, हाँ सर उसामा ने हमें कैसे एक आधी दफा सवाल पूछा है पहले। हैं? यस सर। सर आई एम डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद अच्छा अच्छा अच्छा। एंड यस सर अच्छा अच्छा एंड डॉक्टर नदीम अंजुम ने पोस्ट किया था देन मैं तब से ही ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर बस आप मेरे बीच अकेले ही में आते एक हो यार, क्लास अब क्लास में से और कोई नहीं, सब और किसी को नहीं? सर मेरे साथ सर मेरे साथ पहले एक नबीला आती थी तो अभी उनका रिसेंटली कोई इशू हुआ है तो वो उनकी अच्छा लास्ट 3 अच्छा। क्लासेस मिस। चलें ठीक है, कोई नहीं, हमने फाइनली हमने अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो डू स्प्रेड द वर्ड। पहले 15-20 बच्चे आते थे, अब तो 7-8 ही रह गए हैं। अच्छा जी, ये नीलेश, ये मेरे ख्याल में इधर से सिंध वाली साइड से हैं। अच्छा नहीं, उनको आवाज़ नहीं जा रही। चलें ठीक है, कोई बात नहीं यार, आई रियली नीड टू सर ड्रॉप ऑफ। हाँ चलें, एक बताओ। एक और चीज़ आपने सर बताया था कि मैं लेयर्स पे भी एक क्लास लूंगा, ओह यस। यार एक काम करते हैं ना, प्रोजेक्ट स्टार्ट क्योंकि करते हैं। वो अच्छा सुने। फाउंडेशन है सर, वो भी फाउंडेशन है थोड़ी सी सर, अगर हाँ हाँ, लेयर्स का पता लगे ना हमें। ओ यार लेयर्स का पता तो लगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट मैं चाहता हूँ आप जल्द से जल्द को प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। प्रोजेक्ट करते हैं ना स्टार्ट, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे जो थोड़ी सी, जब तक हाथ से गुजारेंगे नहीं ना, जिसने लेयर 1 पे काम नहीं किया उसको क्या पता कि लेयर 2 क्या चीज़ है। आप समझ रहे हो? यस सर, यस सर। तो एक दफा काम करें, कोई 2-3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएं, कोई डिप्लॉय अप्लाई करें, कोई गैस गूस का मसला है उन मसले को सॉल्व ठीक। करें, तो फिर आपको आइडिया होगा ना कि लेयर 2 पे क्या है। अभी अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन में सोच रहा था समझाऊं, पर वो जब तक गैस के प्रॉब्लम्स नहीं पता लगेंगे तो फिर अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन क्या क्या समझ में आएगी। तो चीज़ें ठीक तो है बहुत सर। ज़्यादा हो रही हैं, जिनको मैंने भी नहीं देखी मार्केट में, तो बहुत सारी चीज़ें जब इस्तेमाल हो रही हैं तो वो चल रही हैं, राइट। यस लेकिन सर। जब तक आप अपने हाथ से कोड नहीं लिखोगे, आपको ये चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। ठीक है आई रियली सर। नीड टू गो यार। इंशाल्लाह ना, फिर 18 वाला पे हम एस्क्रो डिस्कस करेंगे, और आई विल हैव अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई विल पब्लिश ऑन दी स्पेस, ठीक है। स्पेस के अंदर जो पोस्ट वाला सेक्शन है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, प्लस आपके साथ जो जो लड़के इंटरेस्टेड थे पहले अब नहीं आ रहे, उनसे कहें कि अगर किसी ने अपना हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करना है तो नाउ इज़ द टाइम टू ज्वाइन। अगर किसी ने सेशन नहीं भी अटेंड किया, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट में आ जाता है तो उसको भी फिर सर्टिफिकेट वगैरह दे देंगे एट द एंड ऑफ द डे। दैट इज व्हाट रियली मैटर्स, ठीक है ना। ठीक है सर। चलें यार, ओके, थैंक यू, अल्लाह ठीक हाफिज़। है सर। अल्लाह हाफिज।